औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज दोबारा मैं मौजूद हूँ अपनी बार डिस्ट्रिक्ट बार सेशन रावलपिंडी में, और आज फिर मैडम तस्लीम अब्बासी साहबा ने हमें टाइम दिया। ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। मैडम मैं आपका एक दफ़ा फिर इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। आज दोस्तों हम बात करेंगे बार एसोसिएशंस के हवाले से। जो बार एसोसिएशंस में जो वकला हैं और उनका जो नुमाइंदे हैं, इलेक्शन होता है और बार और बेंच ने आपस में एक अच्छे रिलेशन के साथ जो है वो चलना होता है, और ये दोनों जो हैं जुडिशरी और जो बार और बेंच है, ये दोनों का कलीदी किरदार है इस हवाले से। मैडम, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि खुसूसी तौर पे जो हमारे जो इलेक्शंस होते हैं, वकला नहीं हर साल जो नई बॉडी बनती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, मैं स्पेसिफिकली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे हम में से ही होते हैं, वो जो नुमाइंदे इलेक्ट होते हैं, देखा कि ये गया है मैम के इंतहाई अनफॉर्चुनेटली कि एक दफ़ा इलेक्शन जीतने के बाद, इलेक्ट होने के बाद, वो पता नहीं क्यों मसलियत का शिकार हो जाते हैं। वो अपने ज़ाती मफादात को बार के मफाद पे प्रेफर करना मेरा ख़्याल है उनकी मजबूरी हो जाती है। वो जिस मैकेनिज़्म के साथ वो आए होते हैं, जिनकी आशीर्वाद के साथ आए होते हैं, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट बात करता हूँ, तो जो लॉयर्स के मसाइल हैं वो हल करते हुए दिखाई नहीं देते। अगर उन्होंने हल करना भी है तो अपने ही चैम्बर फेलो, अपने ही क्लास फेलो, उन्हीं को कमीशन अपॉइंट करवाएंगे, उन्हीं के ही तमाम जो हैं वो अगर उन्होंने किसी की सपोर्ट भी करनी है तो इस वाले से ये बताएं कि वो मसलियत का शिकार क्यों हो जाते हैं, और जिस तरीके से वो मैंडेट होता है उनका, या जो मंशूर होता है, या वो काले कोट की बात करते हैं, तो उस तरीके से वो क्यों नहीं कर पाते। रियाज साहब, मैं आपकी एक दफ़ा फिर इंतहाई मशकूर हूँ कि आज आपने दोबारा मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। आपने फरमाया कि बार एसोसिएशन के ये इलेक्शन उनके, मैं इसको अगर एक उसमें समअप करूँ तो कहते हैं पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू को गर्म रखने का एक बहाना है। और बाकी आपने, आपके एक सवाल नहीं है, आप माशाल्लाह बहुत सियाने हैं। एक सवाल में कोई 15 सवाल पूछ के तो आप बंदे को कंफ्यूज करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इस पे जाऊंगी। मैं अर्ज़ ये करूं कि आपने कहा कि ये जो हमारे नुमाइंदे हैं कि क्या वीकनेसेस हैं, कि भाई जो हमारे नुमाइंदे होते हैं बेसिक उनका काम ये होता है, चाहे वो वकील इनफरादी हैसियत में हो या बहैसियत आपकी एग्जेक्टिव बॉडी के हो, इज्तिमाई वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, कि फरामी इंसाफ का हसूल हर एक बंदे तक। अब मेरी पिछले दिनों आपको पता है कि बाहर के मामलात में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा बहुत अपना वो रोल प्ले करूं। तो मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई और मुझे उनकी बातें बहुत ज़बरदस्त लगी। मैंने कहा सेक्रेटरी साहब बड़े दिलेर और दबंग हैं आप, तो मैं आपसे तवक्को करती हूँ कि एटलीस्ट इतना करेंगे कि जब ब्रेक का टाइम 1 से 1:30 तक होता है तो 1 से 1:30 बजे तक ही होना चाहिए। जजेस सुबह टाइम पे नहीं आते, सीटों पे नहीं बैठते हैं, तो इस बाबत आपने कुछ करना चाहिए। तो मुझे अपने सेक्रेटरी की बात बहुत ज़बरदस्त लगी। सेक्रेटरी साहब ने फरमाया मैडम मैं जजेस को ना पाबंद कर सकता हूँ कि 1:30 बजे नहीं, 1:25 पे अदालतों में आ जाएं। लेकिन मुझे ये बताएं, मैं ज़रा तल्ख बात कर जाऊँगी, तल्ख पहलू है, हम सबको इस पे करना। कहा जी मैं ये फिर बताएं कि जो वकील आ जाते हैं कि मेरा पर्सनल केस है तो स्टे लेके दे दो, तो ये आज बेल होनी चाहिए, मेरा बंदा, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा मामा जेल नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं फिर जजेस हमें रिलीफ नहीं देंगे, कहेंगे मेरिट पे बात करें। तो हम जो उनको मेरिट पे लेके नहीं आ सकते, उसमें हमारी अपनी खामियां होती हैं कि हमारे मेम्बरान हमें कहते हैं कि जाएं हमारे ज़ाती केसों में। तो फिर जब ज़ाती केसों में ज़ाती रिलीफ लेंगे ना, तो फिर अवाम उन्नास रुली जाएगी। फिर जो है ना, एक की ब्रेक 2 से 2:15 और 2:30 तक भी जा सकती है। फिर जज सुबह 9 बजे टाइम है तो 10 बजे भी आ सकते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि फिर वाइस वर्सा होता है कि हम उनसे कुछ लेते हैं तो फिर उनको भी कुछ देना पड़ता है। सेक्रेटरी साहब दिलेर हैं माशाल्लाह, उन्होंने काम किया कि उन्होंने, मैं चूँकि खुद भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिसिंग हूँ, तो मैं अदालत में, जिस अदालत में जाऊँ तो आगे सेक्रेटरी साहब एक छोटी सी चिट उठाई हुई और कुछ लिख रहे थे। मुझे समझ ना आई सेक्रेटरी साहब कर क्या रहे हैं, तो पता ये चला कि वो लिख रहे हैं कि कौन कौन जज किस टाइम पे आके बैठता है। और उन्होंने वो चिट जाके दे दी
ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट साहब को कि ये मामलात हैं, मातहत जुडिशरी इस टाइम पे आ रही है, तो उसका खमियाजा यहाँ से मेरे चैम्बर से निकलते हुए आप जाके देखिएगा कि हमारी एक लेडी बार बन रही थी, प्रोजेक्ट था, और जिसकी तमाम काम की सुपरविजन हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कर रही थी। हमारे जिसके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के आपको पता है सरबराह होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब, तो वो काम रुक गया है, वो अपने फटे फुटे शटरिंग उठा के ले गए हैं। तो फिर आप बताएं कि इसमें बार एसोसिएशन का कसूर ज़्यादा है या दूसरी तरफ का कसूर है? क्योंकि ये जो हमारा निज़ाम अदल बनता है ना, ये बार और बेंच से मिल के बनता है, ये वाकई दो पहिए हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने कोशिश की थी कि दोनों तरफ जो है ना आल्टो के पहिए लग जाएं या सिविक के पहिए लग जाएं, लेकिन आज उधर से आज भी ये है कि एक तरफ ट्रैक्टर का पहिया लगाते हैं और हमें वो कहते हैं बच्चों की ट्राईसाइकिल का पहिया वो लगाएं, तो हमें वो हैसियत दे रहे हैं। तो मामलात यहाँ पर होते हैं। बाकी आपने कहा कि कमीशन, ऑक्शन और ये किन को होता है, इसमें होती है फेवरेटिज्म भी होती है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, जब आप इलेक्शन कैंपेन करवाते हैं तो जो आपके चैम्बर फेलो होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, फिर वो आके आपको मजबूर करते हैं, हाँ भाई असा तेरे नाल चले से, असा वोटां पाइयां सन, तो वहाँ पर जाके वो फिर ब्लैकमेल हो जाता है। तो इसमें एक मैं काबीना को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगी, इसमें हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। फिर उससे अगली बात कि जी बाहर में जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो इनमें जी करप्शन होगी, फलान हो गया, ढिमकान हो गया। ओ भाई, जब करप्शन हो रही होती है, जब सदर साहब बैठे होते हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे होते हैं, मेरे समेत कोई चू नहीं करता, जब चले जाते हैं तो फिर मेरे पीछे से बाँ करना, उसका कोई फ़ायदा है? आप मौके पे खड़े हो जाएं, आपके हम ये प्रोजेक्ट नहीं बनने देंगे, ये इसमें कंस्ट्रक्शन का लेवल ये है, इसमें मार्केट रेट ये है, हम एफर्ट्स नहीं ना करते। हम यहाँ पर बेनामी चैम्बर ख़रीदते हैं, हम फिर वो चैम्बर महंगे दामों बेचते हैं, हम खुद भी चोर हैं, ठीक है? तो एक चोर दूसरे चोर को नहीं पकड़ सकता। आज बार एसोसिएशन में मेंबरान खड़े हो जाएं, खड़े हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मामलात में मैं हक पे हुई तो मैं अकेली भी खड़ी हुई और मैंने अपनी बात मनवाई। आप खड़े हो जाएं, आप कहें जी ये कंस्ट्रक्शन का रेट ये है, इस रेट से ऊपर नहीं हो सकता, ये चैम्बर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, ये चैम्बर आप इस तरह क्यों दे रहे हैं। और मैं बोलती इसलिए नहीं होती कि मैंने दो चैम्बर अब खुद जो अप्लाई किए होते हैं, तो मेरा अपना स्टेक होता है। अगर दोनों तरफ से फेयरनेस आ जाए ना, तो फिर किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है कि हमारे हकूक़ पे डाका डाल सके। दुरुस्त बात है। और इसमें जो आपने बात की है, जो भी चैम्बर्स बनते हैं तो बॉडी का तो इतना होना चाहिए कि कम से कम वो वकला से उसका चार्ज भी करते हैं 7 लाख, 8 लाख, 7.5 लाख। तो कंस्ट्रक्शन का लेवल वैसे ही अगर कोई चेक करे या ना करे, उनका ये उन्होंने वकला को ही देने होते हैं, अपनी लीगल फ्रेटर्निटी में ही उन्होंने उसकी जो है वो शफाफियत उन्होंने बनानी होती है। बाज़ दफ़ा बैलेटिंग होती है और अक्सर नहीं होती, आपको भी ये पता है। तो बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तो मैं भी बॉडी में रहा हूँ मैडम, तो इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, ये तो बहरहाल इसमें बहुत सारे सवालात हैं। तो आप एंड पे हमारी ये रहनुमाई फरमाएं कि आपने क्या ख़ुद भी कभी इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन के प्रोसेस में आपको किन किन मराइल का सामना करना पड़ा। और फिर वही एक आखिरी सवाल यही है कि जो जब वो इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है आपने राजा शायद की मिसाल दी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि अमूमी तौर पे क्या होता है। ये तो एक एक्सेप्शनल केस है। तो वो क्यों जो हैं वो वकला की जिस तरीके से हकीकी उनको रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। और अपना इलेक्शन का एक्सपीरियंस भी बताएं अगर कोई आपने इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लिया। जी, आपकी बात, आपने कहा कि मैं काबीना में रहा हूँ तो मुझे बेहतर पता है, तो फिर ये तो सवाल आपसे बनता है कि काबीना के अंदर क्या क्या होता है। हमें तो जो सामने सामने नज़र आ रहा है हम वो बात करेंगे। और बाकी आपने ये फरमाया ना कि कंस्ट्रक्शन का मेयार उनको ठीक करना चाहिए, वो है ना कि जुल्म ये नहीं है, ये जालिम वो नहीं होता जो जुल्म करता है, जालिम वो होता है जो जुल्म को बर्दाश्त करता है। ठीक है, हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, तीसरी दुनिया का मुल्क इसको कहते हैं। हम कोई उसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं रह रहे कि जहाँ पर उन्होंने पता है कि ऐसे करना है। यहाँ पर डंडे के ज़ोर पे अपना काम करवाना पड़ता है। उनकी बदनीति को तो हम वो ये नहीं कह सकते कि उनकी बदनीति नहीं है। भाई उनको बदनीति की जुर्रत कैसे हुई? मेरे वोटों से मुंतखब होने वाला मेरे पे अकड़े क्यों?
मैं भी यही सवाल कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है फिर? ये इसलिए कि हम बोलते नहीं हैं, हम मिन करते हैं, टाइम पे नहीं बोलते, हमें जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं बोलते, जहाँ पे अपना फायदा होता है वहाँ पे हम बोल पड़ते हैं। एग्जैक्टली ये बात मैं ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि आप खड़े हो जाए ना अपने हकूक़ के लिए। मैं देखती हूँ किसकी जरूरत है बेईमानी करे, किसकी जरूरत है 2 नंबरी करे। मैं कहती हूँ पूरे का पूरा प्लाजा हम गिरा दें अगर जो कहे कि जी ये इस तरह बनेगा। क्यों लेते हैं 2-2 चैम्बर, क्यों हम ऐसे काम करते हैं? हम अगर अपनी चोरी को छुपाने के लिए चुप कर जाते हैं। दूसरा यहाँ पर एक तो ये बड़ा गंदा ट्रेंड हो गया ना बोलने की वजह कि 2035 और 2036 के इलेक्शन का भी हम वो लगा के बैठे होते हैं, तो कहते हैं जी ये ना बोलिए तो ठीक है जी, वोट ना ख़राब हो जाए। ये वोट ना ख़राब होने के चक्कर में हम कमज़ोर हो गए हैं और हमारे जो ये बार कौंसल, बार एसोसिएशन के नुमाइंदे ये फिर मोला जट बन गए हमारे लिए। तो आप मसलियतों को छोड़ें, किसी की जुर्रत नहीं है हमारे हकूक़ पे डाका डाल सके। और बाकी उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए कि यार आप कहते हो कि बाहर मेरी माँ है, तो यार अजीब बंदे हो कि आते साथ माँ को लूटना खसूटना शुरू कर देते हो, तो दोनों तरफ से है। आपकी बात ठीक है। बाकी आपका अगला ये सवाल था कि इलेक्शन प्रोसेस। जनाब मेरे नज़दीक तो इलेक्शन इतना होता है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज पेश करनी होती है नुमाइंदों के सामने। ये मेरा ये टेबल है, एक तरफ से आप बैठे हुए हैं, ये आपका चैम्बर है। मैं कहती हूँ सर साल के लिए टेबल आपका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी। वो आफ्ताब साहब बैठे हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट साफ़ करूँगा। आप कह देते हैं जी आफ्ताब साहब करेंगे, तो मेरे लिए खुश होने का मकाम है। ठीक है जी कि आफ्ताब साहब करेंगे, ये जिम्मेदारियाँ मेरे पे साल, इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक नहीं होता। यानी बाहर की सफाई करनी है, आप ये कहना चाह रही हैं? टेबल की मिसाल बाहर की आप दे रही हैं, बाहर में आके बाहर की सफाई करनी नहीं, आप उसमें इसको पॉजिटिव सेंस में लें। सफाई का मतलब यह है कि बाहर की खिदमत करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। तो अब बाहर की मर्जी जिस मर्जी को मुंतखब कर ले। इससे हाँ, जिनके लगे होते हैं स्टेक, जिन्होंने बार कौंसल में आके पहला तो उनकी नज़र होती है कि पाकिस्तान बार कौंसल का वोट जाना और कैसे जाना है आपको पता है, फिर उनको तो कोई मामला होता है। मेरे नज़दीक इलेक्शन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मैं इलेक्शन में आई थी जी, और मेरे ख्याल में 1.25 महीने की मैंने कैंपेन की थी। सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन मैंने लड़ा था। अमूमन आपने जैसे खुद बताया कि शहबाज रिजवी साहब 150 साल तारीख में पहली दफ़ा बनी है, तो मेरे लिए वो इलेक्शन बहुत मुश्किल था। फिर मेरा एक अपना एक असूल है कि बाहर के इलेक्शन में आपने ख़र्चा नहीं करना, क्योंकि पहले आप खर्चे करते हैं, बाद में आप वो डबल ट्रिपल मुनाफे के साथ लेते हैं। मुझे किसी ने एक दफ़ा आके कहा था जी वो तुहानू पता फलाने उस वक्त मतलब पंजाब बार का वोट ज़रा सस्ता बिकता था, सीधी बात करूँ, वो जी 25 लाख ना वोट भेज देता ने। मैं कहा उसने इलेक्शन में ख़र्चा कितना किया था? वो 12-13 लाख। तो मैंने कहा यार कोई छोटे से छोटा बिजनेस भी हो तो 12-13 लाख लगा के 25 निकालना कोई वो बुरी बात तो नहीं है। मैंने कहा पहली करप्शन तो आपने किया ना कि वो 12-13 लाख के खाने खाए हैं, 9 से खाने खाते हैं ना जाके वो वेट बढ़ता। क्योंकि हमारे यहाँ वो कहते हैं जी हमने इलेक्शन का ख़र्चा निकाला है, हमने इतना ख़र्चा किया था। तो बार एसोसिएशन के इलेक्शन में पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है हमें। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मैं खुश हूँ कि अभी तक पिंडी कचहरी बहुत हद तक महफूज है, और हम इसको महफूज मज़ीद बना सकते हैं कि हम अपने नुमाइंदों से उनको मुंतखब करने से पहले सवाल जवाब करें कि आप हमारे लिए ये करें। ये ना पूछें कि जी रोटी जैसे तो मेन्यू की उसी मच्छी होने लगी कि नहीं। तो अगर थोड़ा सा हम विजडम का मुजाहरा करें तो अच्छे नुमाइंदे आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि वो नुमाइंदों को आने से पहले सवाल जवाब करें। अमूमी तौर पे आप भी ज़ाहिर बात है इसी बार में प्रैक्टिस कर रही हैं। जो भी कैंडिडेट आता है बदकिस्मती के साथ वो चुप का रोज़ा रख के आता है, उसको जो मर्जी कहते हैं वो आगे से कुछ नहीं बोलता। जो कुछ करना होता है उसने इलेक्ट होने के बाद ही करना, ये आपको भी पता ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। दोस्तों इजाज़त दें तो मैं एक लम्हे के लिए इसमें एक बात ये है कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब बाबर अली साहब फरमाया करते हैं कि जब आप बार में आते हैं तो डे फर्स्ट को बार में एक रजिस्टर्ड होता है, वो खुल जाता है। और जिस तरह सीना गज़ट जिसे कहते होता है, कोई प्रैक्टिकली रजिस्टर्ड नहीं होता, उसमें आपकी एक एक अदा एक एक एक्ट लिखा जा रहा होता है। हमें भी सबका माजी पता होता है, खाली इलेक्शन वाले साल में चुप के रोज़े से नहीं बात बनती, हमें सब कुछ पता होता है। जानबूझ के हम गड़े में जाएँ ना तो फिर हमारा भी कसूर है, आंखें खोलें ना, एक दलेर बंदे को वोट दें। जो आपको तो ये होता है वो जी फलाने टाइम लंघ गया तो मैंने सलाम नहीं किया, मैं वोट नहीं देना। आप ये क्राइटेरिया ना रखें ना कि मैंने सलाम किया या नहीं किया। आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए यार ज़ुबान का तल्ख है, मुंह का सख्त है, लेकिन बाहर के मामलात में ठीक काम करेगा तो आप उसको वोट दे देना। बरादरीज़म से बाहर निकल के वोट देते हैं, ठीक है, आप ग्रुपिज़म से बाहर निकल के वोट दे देना। आप वोट पहले आप नुमाइंदा मुंतखब सही करें, जब आप सही मुंतखब करेंगे ना फिर आप उस पर पैरा भी देंगे। बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। दोस्तों आज हमारी मेहमान थी दोबारा मैडम तस्लीम अब्बासी साहिबा, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। मैडम आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने बार के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।